तो 12 और 13 सितंबर को इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है और इस समिट में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिंगशियन का आना लगभग तय माना जा रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इंडिया आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। शी जिनपिंग आखिरी बार इंडिया अक्टूबर 2019 में आए थे। उसके बाद गलवान में इंडिया और चाइना के बीच वायलेंट क्लैश हो गया और तब से दोनों कंट्रीज के रिलेशन में ट्रस्ट की काफी कमी रही है। अगर शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया आते हैं तो ऑब्वियसली ये एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट होगी, लेकिन ब्रिक्स समिट से पहले इंडिया एक और इम्पोर्टेंट लीडर को दिल्ली में देखना चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस लीडर को इंडिया ने इनविटेशन कई महीनों पहले भेज दिया था। जून से उन्हें इंडिया लाने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हर बार एक ही इशू पर बात आकर अटक जाती है। ये लीडर है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। तारिक रहमान 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद के दिन ही से ही नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें इंडिया आने का इनविटेशन दिया गया था। अब इस इनविटेशन को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इस बीच तारिक रहमान चाइना जा चुके हैं, मलेशिया का भी विजिट कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने के बावजूद उन्होंने इंडिया विजिट को अभी तक अवॉइड किया है। वैसे शेख हसीना के पावर से हटने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन फेस में उसमें ये सिचुएशन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विजिट को लेकर डेट्स और कंडीशन बार बार चेंज हो रही है। पहले रिपोर्ट्स थी कि तारिक रहमान 21 अगस्त को इंडिया आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन रख दी गई और कहा गया कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती विजिट आगे नहीं हो बढ़ेगा। तो आखिर ये दोनों कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन डायरेक्टली शेख हसीना से रिलेटेड है। शेख हसीना अगस्त 2024 से इंडिया में रह रही है। उधर बांग्लादेश की एक कोर्ट उन्हें डेथ सेंटेंस तक सुना चुकी है और इंटरेस्टिंगली शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की फॉर्मर इंडियन गवर्नमेंट और अब तारिक रहमान की इलेक्टेड गवर्नमेंट दोनों का स्टैंड ब्रॉडली सिमिलर है। इसके बाद ढाका की नाराजगी और बढ़ गई। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को फोन करके इस पर ऑब्जेक्शन भी राइज किया। इंडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी डिमांड है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस हैंडओवर कर दिया जाए, यानी एक्स्ट्राडिशन उनकी मेजर डिमांड बनी हुई है। लेकिन कहानी में सिर्फ शेख हसीना का इशू नहीं है। दूसरी कंडीशन शरीफ ओस्मान हड्डी से जुड़ी हुई है। हड्डी एक स्टूडेंट लीडर था और शेख हसीना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट में उसकी इंपॉर्टेंट रोल थी। पावर चेंज होने के बाद उस पर इंडिया को तोड़ने तक की बात करने का एलिगेशन भी लगे। फिर दिसंबर 2025 में अननोन अटैकर्स ने उस पर फायरिंग कर दी। बाद में सिंगापुर में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। हड्डी एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के बीच काफी पॉपुलर था। उसकी डेथ के बाद उसके सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में इंडियन डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट और हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट करने वाले अटैक भी किए। बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हड्डी की किलिंग के एक्यूज इंडिया में छुपे हुए हैं और अब तारिक रहमान की गवर्नमेंट भी इसी थ्योरी को कंटिन्यू कर रही है। बांग्लादेश चाहता है कि हड्डी के एलिजिड किलिंग में इन्वॉल्व लोगों को इंडिया बांग्लादेश को हैंडओवर करे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया बांग्लादेश की ये दोनों डिमांड को मानेगा? क्या तारिक रहमान का इंडिया विजिट कैंसिल हो जाएगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन एक और बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तारिक रहमान इंडिया विजिट सच में कैंसिल होने वाला है। फिलहाल जो सिचुएशन उसको देखकर उनका इंडिया आने का डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद हो चुकी है। इंडिया बैक चैनल और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बांग्लादेश के साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर रहा है। सबसे पहले इंडिया ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना कनेक्शन डिनाई कर दिया। उसके बाद 10 अगस्त को इंडिया के हाई कमीशन दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान से मीटिंग भी की। इसी पीरियड में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू के चीफ पराग जैन भी बांग्लादेश में मौजूद थे। इन डेवलपमेंट के बाद थोड़ी उम्मीद भी बनी है कि शायद विजिट कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी डिस्कस हो रही है कि अगर तारिक रहमान अगस्त में इंडिया नहीं आते तो शायद ब्रिक्स समिट के आसपास उनका विजिट ऑर्गेनाइज किया जा सके। लेकिन जब तक इंडिया और बांग्लादेश दोनों तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट। दोनों कंट्रीज के बीच सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप नहीं है, एक डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन भी है। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया का मेजर रोल रहा था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से भी लंबी लैंड बाउंड्री है और कई इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडिया से फॉलो होते हुए बांग्लादेश पहुंचते हैं।
ये रिवर्स बांग्लादेश के मिलियन ऑफ लोगों के लिए लाइफ लाइन की तरह है। ट्रेड की बात करें तो बांग्लादेश की इंडियन मार्केट और इंडियन कनेक्टिविटी पर भी सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी है। 2026 में इंडिया बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो अगर तारिक रहमान चाहे तो इन एग्जिस्टिंग रिलेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए इंडिया का विजिट कर सकते हैं। शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन इशू भी ऐसा नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक मीटिंग में निकलना जरूरी हो। इस इशू पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन पैरेलल चल सकती थी। बैक चैनल डिस्कशन अपनी जगह होती और बायलैटरल डिप्लोमेसी अपनी जगह। लेकिन बांग्लादेश ने सिर्फ शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन को सेंट्रल इशू बना दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में शेख हसीना को पॉलिटिकली आइसोलेट करने की प्रोसेस ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुकी है। अवामी लीग पर बैन लग चुका है। फरवरी 2026 के इलेक्शंस में भी अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। अवामी लीग के लीडर पर एक्शन हुआ है और शेख हसीना को डेथ सेंटेंस भी मिल चुका है। अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती तो उनको जेल जाने से लेकर डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होने तक का रिस्क है। 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना की इस पॉसिबिलिटी को लेकर कंसर्न भी एक्सप्रेस किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस लौटने के ऑप्शन पर सोच रही है। तो फिर सवाल ये है कि जब शेख हसीना पॉलिटिकली इतनी वीक पोजीशन में है तो तारिक रहमान की गवर्नमेंट उनके एक्स्ट्राडिशन को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? इसके पीछे कम से कम 3 पॉलिटिकल रीजन समझ सकते हैं। पहला रीजन है तारिक रहमान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोजीशन। तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर जरूर बन गए हैं, लेकिन बांग्लादेश की जनरल पॉपुलेशन में उनका होल्ड शेख हसीना के लेवल का नहीं है। उन्होंने ऐसा इलेक्शन जीता जहां उनके सामने सीरियस पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो लगभग 17 साल एक्साइल में रहे। उनके अगेंस्ट करप्शन, एम्बलिशमेंट और वायलेंस से जुड़े केसेस में कन्विक्शन भी हुई है। इसके अपोजिट में शेख हसीना के पास एक एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल बेस रहा है। उनके फादर शेख मुजब्बुर रहमान बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के आइकॉनिक लीडर रहे हैं। शेख हसीना की टेन्योर में बांग्लादेश की इकोनॉमी ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी। उनकी गवर्नमेंट लिबरल ग्रुप और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने की पॉलिसी के लिए भी जानी जाती थी। इसलिए बांग्लादेश के कुछ माइनॉरिटीज और लिबरल सेक्शन में भी हसीना के लिए सपोर्ट रहा है और यही तारिक रहमान के लिए पॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है। शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस आने के लिए 3 कंडीशन भी रखी थी। पहली, अवामी लीग पर बैन हटा दिया जाए। दूसरी, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए और तीसरी, मीडिया और जुडिशरी पर जो रिस्ट्रिक्शन है उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब इमेजिन कीजिए कि अगर फ्यूचर में ये कंडीशन मान ली जाती है तो शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती तो है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिकल रिविलेंस फिर बढ़ सकती है और ये तारिक रहमान के लिए डायरेक्ट पॉलिटिकल चैलेंज होगा। इसलिए शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन इशू तारिक रहमान के लिए एक पॉलिटिकल शील्ड भी हो सकता है। इससे उन्हें हसीना की डिमांड को एक्सेप्ट करने का प्रेशर से बचने का हेल्प मिल सकती है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी लगभग 18 साल बाद पावर में वापस आई है। लेकिन ये पावर सिर्फ तारिक रहमान की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का रिजल्ट नहीं थी। इस पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन में कई और एक्टर्स का भी रोल रहा है। उन लोगों का भी जिन्होंने शेख हसीना को पावर से हटाने में रोल प्ले किया, उन लोगों का भी जिन्होंने अवामी लीग पर बैन लगवाने में इन्फ्लुएंस डाला और उन फोर्स का भी जिन्होंने इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया। इन लोगों के लिए शेख हसीना अभी भी एक पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल है और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हसीना और अवामी लीग का इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो। और ये एक्टर आज भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिस्टम में इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर तारिक रहमान शेख हसीना के इशू पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो पॉसिबल है कि ये सेम ग्रुप कल तारिक रहमान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। यही तारिक रहमान के लिए ये सिर्फ इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्वाइवल का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब तीसरी वजह, बार्गेनिंग। बांग्लादेश में शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन इशू को इंडिया के साथ नेगोशिएशन में बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करना चाहता हो सकता है। इंडिया के लिए शेख हसीना को इमीडिएटली बांग्लादेश भेजना इजी डिसीजन नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए उन्हें परमानेंटली रेफ्यूज कर देना भी एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक पोजीशन है। बांग्लादेश इस सिचुएशन को समझता है और इसलिए शेख हसीना का इशू इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में इस स्ट्रेटेजी से तारिक रहमान की गवर्नमेंट को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बेटर होंगे? मुझे लगता है कि ऐसा मानना मुश्किल है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप सिर्फ इंडिविजुअल लीडर्स के अराउंड नहीं होने चाहिए।
इंडिविजुअल्स तो चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट कॉम्पेटिटिवली लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब एक इंडिविजुअल का इशू पूरे बायलैटरल रिलेशनशिप का सेंट्रल इशू बन जाए। आज बांग्लादेश के लिए शेख हसीना का इशू पॉलिटिकल और इमोशनल दोनों बन चुका है, और अगर इसी इशू को इंडिया के साथ रिलेशनशिप में प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज किया गया तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के बदले लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को डैमेज हो सकता है। और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सोचिए, बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर रिवर तक, ट्रेड से लेकर कनेक्टिविटी तक, सिक्योरिटी से लेकर रीजनल जियोपॉलिटिक्स तक, इंडिया और बांग्लादेश के इंटरेस्ट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अगर ट्रस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता रहा तो इसका इंपैक्ट सिर्फ दिल्ली और ढाका की गवर्नमेंट पर नहीं पड़ेगा, कॉमन पीपल पर भी पड़ेगा। और इसलिए तारिक रहमान का इंडिया विजिट सिर्फ एक लीडर की फॉरेन ट्रिप नहीं है, ये इस बात का टेस्ट भी है कि इंडिया और बांग्लादेश अपना हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर तारिक रहमान इंडिया आते हैं तो क्या दोनों कंट्रीज शेख हसीना के इशू को साइड रखकर अपने बॉर्डर रिलेशनशिप पर फोकस कर पाएंगे? और अगर विजिट कैंसिल होता है तो क्या ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में एक नए लो पॉइंट की बिगिनिंग होगी? फिलहाल दोनों तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना होगा, लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। ज्योग्राफी उन्हें नेबर बनाती है, हिस्ट्री उन्हें कनेक्ट करती है, ट्रेड उन्हें डिपेंडेंट बनाता है, और रीजनल जियोपॉलिटिक्स उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए मजबूर बनाती है। इसलिए असली चैलेंज ये नहीं है कि तारिक रहमान इंडिया आते हैं या नहीं, असली चैलेंज ये है कि हसीना के इशू के बियॉन्ड दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को कितना स्टेबल रख पाती है। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान को शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन इशू को इंडिया के विजिट के साथ कंडीशन नहीं करना चाहिए, या बांग्लादेश का ये डिमांड करना कंप्लीटली जस्टिफाइड है? और क्या इंडिया को शेख हसीना को बांग्लादेश हैंडओवर कर देना चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।